हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 होम्योस्टेसिस के बारे में। तो चैप्टर 4 किसका है? ये सेक्शन 1 का। किसका सेक्शन 1? ये बुक चल रही है हमारी एसेंशियल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, ठीक है, के सैम्बुलिंगम एंड प्रेमा सैम्बुलिंगम की। तो इसका हम सेक्शन कवर कर रहे हैं। 1 to 3 चैप्टर कवर हो चुके हैं, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 के साथ, विच इज़ होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या रहता है कि हमारी जो बॉडी है, हम बाहर से देखने में बंदा बोल रहा है, चल फिर रहा है, सारी बातें कर रहा है, सारे काम कर रहा है, लेकिन उसके इंटरनल बॉडी में इन्वायरमेंट की मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। तो उस मेंटेनेंस को कहते हैं होम्योस्टेसिस, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। एक इंटरनल इन्वायरमेंट की कुछ लिमिट्स हैं जिसके अंदर ही उसको सेट रहना है। उसके कम होता है तब भी दिक्कत है, ज़्यादा होता है तब भी दिक्कत है, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो द प्रोसेस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, विच इज मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है, ठीक है, लेकिन अब इंटरनल इन्वायरमेंट है क्या? क्या चीज़ है इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट बॉडी में क्या है? ईसीएफ। ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जिसमें सेल्स जी रहे हैं, ठीक है। तो वो इंटरनल इन्वायरमेंट है कि सेल्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, उसके ट्रांसपोर्ट सारा कुछ पढ़ लिया। अब सेल्स एक मीडियम में रह रहे हैं, ठीक है, और उस मीडियम का मेंटेनेंस होना ज़रूरी है। तो उस मीडियम को ही इंटरनल इन्वायरमेंट कहा गया है। तो ईसीएफ में क्या आ जाता है? आउटसाइड द सेल जो भी फ्लूइड है वो आ जाता है, ब्लड आ जाता है, ठीक है। सर्कुलेटेंस ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम में जो भी चल रहा है, चाहे वो लिम्फ चल रहा है, ठीक है, और ब्लड चल रहा है, प्लाज्मा है बॉडी में, तो ये सारा कुछ आ जाता है ईसीएफ के अंदर। अब फिजियोलॉजिकल लिमिट्स आर देयर फॉर इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। इफ़ इट डेविएट बॉडी सफर स्मॉल फंक्शन। तो कुछ लिमिट्स हैं, जैसे मैंने बताया इंटरनल इन्वायरमेंट की, अगर वो डेविएट होती हैं चाहे कम या ज़्यादा में, तो बॉडी जो है माल फंक्शन सफ़र करती है। माल फंक्शन कोई ना कोई डिसऑर्डर सफ़र करेगी, कोई ना कोई उसको एक वेलबींग की फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है, तो वो माल फंक्शन है। तो अब होम्योस्टेसिस का पढ़ा हमने, क्या है, क्या इंटरनल इन्वायरमेंट है, लेकिन अब बॉडी के जो अलग अलग सिस्टम्स हैं, डिजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसका होम्योस्टेसिस में कैसे रोल आता है, तो ये पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहता है कि जो भी हम खाते हैं उसमें से न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस जो हैं बॉडी की, है ना, उसको डाइजेस्ट करती है। अब न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस में क्या आ जाता है? अमाइनो एसिड्स, कार्ब्स, फैटी एसिड्स, ठीक है, ये आ जाता है। उसकी डाइजेशन करना, डाइजेशन के बाद ब्लड में उन चीज़ों को अब्जॉर्ब करवाना, ठीक है, और बॉडी के सेल्स तक पहुंचाना। अगर बॉडी के सेल्स तक चीज़ पहुंचेगी तभी वो रेगुलेशन रहेगी ना उसकी, तभी होम्योस्टेसिस होगा। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल है होम्योस्टेसिस में, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को डाइजेस्ट करना, ब्लड में एब्जॉर्ब करना एंड देन बॉडी के सेल्स तक पहुंचाना। ओके, देन उसके बाद क्या आ जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? मेनली फंक्शन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज। सबको पता है O2 अंदर जाती है लंग्स के, CO2 बाहर आती है, ठीक है। तो गैसेज एक्सचेंज होने के साथ साथ ये मेंटेन करता है वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस कैसे मेंटेन करता है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स होते हैं CO2 के, O2 के, ये H2O में हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन में या दूसरे तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, तो ऐसे वाटर बैलेंस की मेंटेनेंस रहती है। तो ये मेन काम इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेज ही है। तो ये जो 3 काम है ना, वाटर, एसिड बेस और टेम्परेचर का, ये इनडायरेक्टली इनकॉर्पोरेट होते हैं एसिड बेस बैलेंस में। एज सच कि O2 CO2 जो है ये बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करती है और CO2 एक्सक्रीट होती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ ही जो एसिड बेस बैलेंस है इनडायरेक्टली मेंटेन होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन कम होगी तो बॉडी में माल फंक्शनिंग शुरू हो जाएगी और एसिड बेस बैलेंस जो है डिस्टर्ब होगा। सेम वे टेम्परेचर व्हेन O2 इज़ कंबाइंड विद द डाइजेस्टेड फूड, तो बॉडी में टेम्परेचर की रेगुलेशन होती है, ठीक है। तो इन डिटेल इसके बारे में नेक्स्ट जब हम चैप्टर को एक्सप्लोर करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो उसके बारे में एक्सप्लेन भी पढ़ेंगे। इट इज़ जस्ट फॉर योर ब्रीफ नॉलेज, ठीक है। तो उसके बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली क्या रहता है? किडनी जो है वो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करती है थ्रू यूरिन, ठीक है। तो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट किडनी का सबसे पहला ये है। अगर बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा तो होम्योस्टेसिस नहीं हो पाएगा भाई। मेंटेनेंस कहाँ से होगी? इंटरनल एनवायरनमेंट की। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो बना है वो बाहर निकलना भी ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मिक्सी में हम जूस बनाते हैं तो एक तरफ जूस निकलता है लेकिन दूसरी तरफ वेस्ट प्रोडक्ट निकलना ज़रूरी है। अगर वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलेगा तो जूस बन नहीं पाएगा अच्छे तरीके से। तो आ गया मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर बॉडी में, ये हम आगे पढ़ेंगे इसका, इसी वीडियो में पढ़ेंगे मैं, वाटर बैलेंस में कैसे बॉडी
किन कंडीशंस में यूरिन की आउटपुट ज़्यादा कर देती है, किन कंडीशंस में कम कर देती है। इन जनरल तो सबको पता है, अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो यूरिन की आउटपुट बढ़ जाती है, कम पानी पीते हैं तो कम हो जाती है। तो कम इसलिए होती है कि जितना पानी बॉडी में है वही वो उससे बॉडी मेंटेन रहे, चलती रहे। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सेम वही फंडा है, सोडियम का और पोटाशियम का कैसे मेंटेनेंस रहती है। एसिड बेस बैलेंस भी सेम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन डिटेल पढ़ेंगे आगे अपकमिंग वीडियोज़ में, तो तब एक्सप्लेन कर देंगे। जस्ट फॉर योर नॉलेज को ऐसे ही याद रखना है। उसके बाद आता है स्किन। स्किन 4 तरीक़ों से हेल्प करती है। फर्स्ट इज़ प्रोटेक्शन, 4 तरीक़ों मतलब 4 फंक्शन से, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड सेंसरी। तो इसके नाम से ही इसका प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। प्रोटेक्शन में कैसे स्किन करती है कि जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करती है, बाहर से लेयरिंग देती है। स्किन ने अंदर लेयरिंग, बाहर से लेयरिंग दे दी तो बैक्टीरिया, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यूवी रेज, इन चीज़ों को अंदर इन्वेड नहीं होने देती और इसको प्रोटेक्शन देती है। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करती है और वाटर बैलेंस रेगुलेट करती है। टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करती है, क्योंकि बाहर जो मर्जी टेम्परेचर हो, अंदर का इन्वायरमेंट हीट अंदर मेंटेन रहती है, ठीक है। वाटर बैलेंस, बॉडी में से वाटर स्वेटिंग के थ्रू भी एक्सक्रीट होता है, तो कितना एक्सक्रीट होना है वो उसको भी ये इंश्योर करती है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बाय यूरिया, लाइक यूरिया, साल्ट, फैटी सब्सटेंसेस, तो ये एक्सक्रीशन करती है वेस्ट प्रोडक्ट का ऑब्वियसली थ्रू स्वेटिंग। सेंसरी ऑर्गन है, द लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन इन द बॉडी स्किन, ठीक है। तो इसमें काफ़ी रिसेप्टर्स पड़े हैं, तो सेंसेशंस जो है ब्रेन तक लेके जाती है थ्रू एफरेंट नर्व्स। उसके बाद आ जाता है ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट एंड ब्लड वेसल्स ही मेजरली होती हैं। तो हार्ट क्या इंश्योर कर रहा है कि जो ब्लड है बॉडी में वो फ्लो करता रहे टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। छोटी से छोटी वेसल्स तक वो फ्लो करे। उसके बाद आता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में मेनली लिम्फ है। लिम्फ क्या करता है, लिम्फ का मेजर काम रिटर्न प्रोटीन फ्रॉम टिश्यू स्पेस इनटू ब्लड, ठीक है। तो जो टिश्यू स्पेस में प्रोटीन पड़ा है वो वापस ब्लड में देना है, उसको ब्लड में देगा तो फिर वो वापस उसकी रेगुलेशन हो जाएगी। और लिम्फ एक डिफेंस बैरियर भी है, क्योंकि लिम्फ में WBC सेल्स जो है फ्लोट करते रहते हैं। तो ये WBC सेल अगर कोई क्या कहते हैं उसको, अगर कोई क्या टर्म कहूँ यार, ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इन्वेड करता है लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, तो WBC साथ के साथ आके इसको बैरियर को क्रॉस करके इसको मार देंगे वहीं के लिम्फ के थ्रू। तो लिम्फ में ये सब फ्लोट करते रहते हैं। उसके बाद आ गया एंडोक्रिन सिस्टम। तो एंडोक्रिन सिस्टम में क्या है कि सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ हार्मोन इन एप्रोप्रिएट क्वांटिटी, क्योंकि बॉडी में हार्मोन जो है वो बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं और एंडोक्रिन सिस्टम से यह हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। तो अब रेगुलेशन के लिए हार्मोन जरूरी है, लेकिन हार्मोन के लिए एंडोक्रिन सिस्टम होना जरूरी है। अगर एंडोक्रिन सिस्टम सही चल रहा है तो कितना हार्मोन किस टाइम पर रिलीज होना है ये इंश्योर होएगा। अगर वो होएगा तो बॉडी की ग्रोथ अच्छी रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद आ गया स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स कैसे हेल्प करते हैं, ये बड़ा मतलब रीज़न आपको थोड़ा फ़नी सा लगेगा कि हेल्प्स टू मूव अराउंड इन अ सर्च ऑफ फूड। अगर स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, तभी बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तभी आप चल फिर पा रहे हो। अगर आप चल फिर पा रहे हो तभी आपकी नीड पूरी होएगी कि आपने फूड खाना है या फूड की सर्च में इधर उधर जाना है, ठीक है। अगर ये पेन पड़ा है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ पेन, तो ये पेन को अगर मैंने उठाना है तो मेरा स्केलेटल सिस्टम है, बोन्स हैं, मसल्स हैं, तभी मैं इसको पकड़ के उठा पा रहा हूँ। तो इट हेल्प्स इन सर्च ऑफ फूड। सो अल्सो प्रोटेक्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एडवर्स सराउंडिंग, क्योंकि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं ना मेजर जो हैं, हार्ट, लीवर, किडनी, स्टमक, पैनक्रियाज, ठीक है, ये सारे लंग्स, ये सारे अंदर पैक्ड हैं बोन्स, बोनी एरिया के अंदर। ऊपर से रिब के जाता है तो ये रिब के जो है बोनी एरिया उसको प्रोटेक्शन भी देता है, ठीक है। उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम CNS हो या ANS हो, ये बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं, एज ए कंट्रोल सिस्टम वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये ख़त्म हो गया हमारे कि जो वेरियस सिस्टम है बॉडी के होम्योस्टेसिस में कैसे हेल्प करते हैं, ये पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद आगे कि होम्योस्टेसिस जो हम पढ़ रहे हैं उसके क्या क्या कंपोनेंट है, ठीक है। तो उसके कंपोनेंट में आता है सेंसर्स, कंट्रोल सेंटर्स एंड इफेक्टर्स, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट हैं और ये तीनों कंपोनेंट सीरीज़ में वर्क करते हैं, तो होम्योस्टेसिस हमारा ठीक रहता है। सबसे पहले आता है सेंसर्स। सेंसर्स क्या करते हैं
कि जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है ना, बॉडी के अंदर सेंसर्स हैं, तो जो इंटरनल इन्वायरमेंट है अगर वो कहीं भी डेविएशन फील करता है तो वो सेंसर्स उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे। उन्होंने रिकॉग्नाइज़ करा, सेंसर्स ने रिकॉग्नाइज़ करा और इन्फॉर्मेशन साथ के साथ दे दी आगे कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर ने सेंसर से जो इन्फॉर्मेशन आई उसको रिसीव करा, रिसीव करके इंटरप्रेट करा कि क्या चेंजेस करने हैं, और वो कमांड जो है वो इफेक्टर्स को सेंड कर दी। अब वो इफेक्टर ने यहाँ से जो कमांड आई उसको रिसीव करा, रिसीव करके अब ये देखेगा इसने कमांड दिया, उसमें लिखा हुआ, मतलब कमांड दिया उसमें पहले से है कि तुझे क्या करना है, कि वो चीज़ की एक्टिविटी को एक्सेलरेट करना है या इनहिबिट करना है। तो इफेक्टर्स वो कमांड लेगा और एक्सेलरेट या इनहिबिट करेगा एक्टिविटी को, डिपेंडिंग ऑन की क्या चाहिए, कैसे एक्सेलरेट और इनहिबिट करता है, ये मैकेनिज्म अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कंपोनेंट्स। उसके बाद आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होम्योस्टेसिस का है, दो मेजरली तरीक़ों से ये वर्क कर रहा है। एक है नेगेटिव फीडबैक और एक है पॉजिटिव फीडबैक। बॉडी में मेजरली फंक्शन है वो नेगेटिव फीडबैक से ही ऑपरेट हो रहे हैं। पॉजिटिव फीडबैक जो है आप कह लो इमरजेंसी में प्ले में आता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे अब। नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब है कि जो भी प्रोसेस चल रहा है ना उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देना, या अरेस्ट मतलब रोक देना, चेंज को वहीं पे रोक देना या रिवर्स कर देना। ठीक है, तो वो काम जो करेगा वो नेगेटिव फीडबैक करेगा। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ चेंज इन सेम डायरेक्शन। अच्छा, एक और चीज़ है, आप देखो काम को रोकना या रिवर्स करना वो नेगेटिव फीडबैक ही रहेगा, चाहे उस केस में किसी चीज़ की सिक्रीशंस ज़्यादा हो रही हैं चाहे कम हो रही हैं। ये नहीं है कि अगर वो कम हो रही हैं तो नेगेटिव है, ज़्यादा हो रही हैं तो पॉजिटिव। नो मीन्स कम या ज़्यादा हो रही हैं। एक जो मेरे को लग रहा है ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, सेंसर ने डिटेक्ट करा, कंट्रोल सेंटर के पास इंफॉर्मेशन आई, अब वो इफेक्टर्स के पास गई। इफेक्टर्स ने उस चीज़ को देखा, ठीक है, लेकिन अब उस चीज़ की वो जो सिक्रीशंस हैं, जो आप कह लो उस पार्ट की जो आप कह लो कि अगर हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन ही ले लो, अगर थायराइड हार्मोन की सिक्रीशंस ज़्यादा हो रही हैं बॉडी में, थायरॉक्सिन की, तो थायरॉक्सिन की हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है तो सेंसर ने डिटेक्ट करा कि ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, उसने कंट्रोल सेंटर को कहा कि ज़्यादा हो रही है, तो ये क्या करेगा कंट्रोल सेंटर, जो उसका इफेक्टर है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो उसको कमांड देगा कि तू भाई TSH की फंक्शनिंग कम कर दे, सिक्रीशन कम कर दे, ताकि थायरॉक्सिन मेंटेन हो जाए। ठीक है, अब ये हो गया एक नेगेटिव फीडबैक का एक एग्जांपल कि थायरॉक्सिन ज़्यादा हुआ तो सेंसर ने डिटेक्ट करा तो इसने कम कर दिया। अब अगर इसका ऑपोजिट ले कि अगर थायरॉक्सिन कम हो गया, ठीक है, तो सेंसर ने डिटेक्ट करा, कंट्रोल सेंटर ने इफेक्टर को दिया कमांड कि तू TSH बढ़ा। ठीक है, तो उसने बढ़ाया, तो अब एक केस में थायरॉक्सिन कम हो रहा है, एक में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन है दोनों ही नेगेटिव फीडबैक। इसको ऐसे नहीं समझना कि थायरॉक्सिन कम हुआ तो नेगेटिव फीडबैक है, जब ज़्यादा हुआ तो पॉजिटिव फीडबैक। नो, पॉजिटिव फीडबैक अलग चीज़ है, उसको भी हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले ये दिमाग में बिठा लो कि नेगेटिव फीडबैक कैसे काम करता है, कि इसको लेमैन में अगर आपको एग्जांपल दें, जैसे कि आप पानी पी रहे हो, ठीक है, पीछे से एक बंदा आपको पानी की बोतल पानी गिलास में डाल के दे रहा है। ठीक है, ये एक बंदा है, ये आप हो, वो पानी गिलास में डाल रहा है और आपको पकड़ा रहा है, आप पी रहे हो। अब आपने पानी पी लिया, आपकी थर्स्ट बुझ गई है, ठीक है, आपकी प्यास बुझ गई। अब आपने कहा कि नहीं भाई पानी ज़्यादा हो गया मेरा, अब मेरी बस है, तो आप क्या करोगे, एक फीडबैक दोगे उसको कि बस, तो वो पानी रोक देगा। ठीक है, अब आपको प्यास लग रही है तो आप उसको फीडबैक दोगे भी ज़्यादा पानी चाहिए, तो वो पानी फिर से डाल देगा। तो ये नेगेटिव फीडबैक की काम है दोनों तरफ से। ठीक है, अब देखो, रिवर्स कर सकती है डायरेक्शन को, अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक में क्या है, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ चेंज इन सेम डायरेक्शन, कि ये सिर्फ इंक्रीज ही करेगी इंटेंसिटी, उसको रिवर्स नहीं कर सकती। ठीक है, आप इसको कैसे समझोगे कि अगर आपको वो पानी दे रहा है, अब आपको पानी की प्यास बुझ गई है, अब आप उसे रोकना चाहते हो, तो अगर आप रोक नहीं सकते, आप रोक ही नहीं सकते, आपको सिर्फ जब प्यास लगे आप ज़्यादा पानी मांग सकते हो, लेकिन आप नॉर्मल से रोक कम नहीं कर सकते, तो वो आएगा पॉजिटिव फीडबैक के अंदर। लेकिन अगर आप उस चीज़ को नॉर्मल से कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, तो वो आता है नेगेटिव फीडबैक के अंदर। ठीक है, इसको हम एक अच्छी से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
अच्छी सी एग्जांपल देना बहुत ज़रूरी होता है समझने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल केस में ये तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही हैं नॉर्मली ये तीनों चीज़ें यहाँ से जहाँ ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। अब इन केस इस वाले पार्ट को ज़रूरत पड़ी कि अब मेरे को यहाँ 3 की जगह 4 चीज़ें चाहिए, तो ये यहाँ 4 कर लेगा और 4 ट्रैवल करेगी, यहाँ से 4 ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। अब हो गया, उसका फंडा पूरा हो गया कि उसको 4 चाहिए थी। अब फिर नॉर्मल हो गया, फिर 3 कर रही हैं, ठीक है। 3 कर रही हैं, फिर 3 कर रही हैं, लेकिन अब उसको ज़रूरत पड़ी कि नहीं भाई, यहाँ तो 3 आ रही हैं, एक पहले से पड़ी हुई है, एक और पड़ी हुई है पहले से, इकट्ठी हो गई हैं। अब 3 नहीं, अब मेरे को 2 चाहिए, तो एक कम भी कर देगा, फिर ये 2 ही आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये कम ज़्यादा करने वाला सिस्टम नेगेटिव फीडबैक के पास आता है, ठीक है। अब अगर हम समझे कि यहाँ से यहाँ 3 चीज़ें जो जा रही हैं ये नॉर्मल है, ठीक है। अब इसको ज़रूरत पड़ी कि ज़्यादा कर दे, तो इसने ठीक है भाई यहाँ से ज़्यादा कर दिया, ठीक है। ज़्यादा करा तो इसके पास ज़्यादा हो गई। अब ये कह रहा है कि नहीं भाई, अब मेरे को 3 नहीं 2 ही चाहिए, तो ये 2 नहीं कर पाएगा भाई, ये पॉजिटिव फीडबैक का काम कर रहा है, तो ये 3 नॉर्मल तक ले आएगा वापस, 4 से 3, लेकिन 3 से 2 नहीं कर पाएगा, 3 इसको मेंटेन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव फीडबैक। होपफुली यही समझा सकता था, तो अगर आपको समझ आ गया ठीक है, नहीं तो इस चीज़ को दोबारा सुन लो, समझ आ जाएगा। मैंने अपने जज्बात आपके सामने रख दिए हैं। तो नेगेटिव फीडबैक अरेस्ट कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। पॉजिटिव फीडबैक उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकता है, कम नहीं कर सकता। लेस कॉमनली है, इमरजेंसी कंडीशन में ज़्यादा प्ले में आता है। जब उसका काम हो जाएगा तो वो नॉर्मल पे आ जाएगी एक्टिविटी, लेकिन नो नेगेटिव, वो कम नहीं होगी। तो नेगेटिव फीडबैक के अंदर 2 चीज़ों का हम पढ़ेंगे एग्जांपल, रेगुलेशन ऑफ सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, थायराइड का पढ़ेंगे, थायरोक्सिन का, और रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस का पढ़ेंगे नेगेटिव फीडबैक में। पॉजिटिव फीडबैक में 2 पढ़ेंगे, ब्लड क्लॉटिंग का और पार्चुरेशन का विद फ्लो चार्ट, ठीक है। तो लेट्स स्टडी। फर्स्टली हम पढ़ते हैं नेगेटिव फीडबैक में सेक्रेशन ऑफ हार्मोन, थायरोक्सिन का पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे कि पहले नॉर्मल थायरोक्सिन है बॉडी में, नॉर्मल है। अब फॉर अननोन रीज़न थायरोक्सिन बॉडी में इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। थायरोक्सिन इंक्रीज़ हुआ तो ये कहाँ गया, थायरोक्सिन इंक्रीज़ हुआ तो TSH जो थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसकी सिक्रीशन कम कर दी। थायरोक्सिन इंक्रीज़ हुआ तो ये किसने जज करा, ये ब्लड ने जज करा, और TSH की सिक्रीशन कहाँ पे कम हुई, पिट्यूटरी में, ठीक है। पिट्यूटरी ने TSH की सिक्रीशन कम कर दी, तो TSH की सिक्रीशन कम हुई तो ये थायरोक्सिन की सिक्रीशंस भी कम हो गई, ठीक है। कहाँ से कम हुई, क्योंकि ये आगे आ गया था थायराइड ग्लैंड के पास। TSH कम हुआ, थायराइड ग्लैंड ने थायरोक्सिन की सिक्रीशन कम कर दी, कम करी तो थायरोक्सिन नॉर्मल हो गया, ठीक है। पहले ज़्यादा हुआ, ब्लड में उसने सेंस करा, सेंस ने कंट्रोल सेंटर को बताया, तो पिट्यूटरी ने TSH की सिक्रीशन कम कर दी, तो उसने इफेक्टर को मैसेज दे दिया TSH सिक्रीशन कम करके, तो थायराइड ग्लैंड ने उसकी सिक्रीशन कम कर दी, ठीक है। तो नॉर्मल हो गया। अगर नॉर्मल थायरोक्सिन में नो डेविएशन है तो नॉर्मल ही रहेगा। अब उसका उल्टा, नॉर्मल थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन कम हो गया, फिर से ब्लड ने जज करा, पिट्यूटरी के पास गया, तो पिट्यूटरी ने क्या करा, TSH की सिक्रीशन ज़्यादा कर दी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड की सिक्रीशन ज़्यादा करी, तो थायराइड ग्लैंड ने क्या करा, सिक्रीशन की हार्मोन ज़्यादा हुई तो उसको मैसेज आया, तो उसने थायरोक्सिन इंक्रीज़ कर दिया और लेवल नॉर्मल हो गया। तो ये था एक, ठीक है। अब आ गया नेगेटिव फीडबैक का दूसरा एग्जाम्पल, वाटर बैलेंस का। यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। नॉर्मल वाटर कंटेंट है बॉडी में, कोई डेविएशन नहीं हो रही, तो नॉर्मल ही रहेगा वाटर कंटेंट, ठीक है, ये वाला। अब वाटर कंटेंट अगर डिक्रीज़ हो गया बॉडी में, फॉर एग्जांपल अननोन रीज़न अगर हम लें तो उसमें से रनिंग हो गई, गर्मी ज़्यादा हो गई, तो वाटर कंटेंट डिक्रीज़ हो गया बॉडी में, स्वेटिंग ज़्यादा हो गई, ठीक है। डिक्रीज़ हो गया तो ये 2 तरीक़ों से काम कर रहा है उसके आगे, कि एक तो आपको प्यास लग जाएगी, दोनों चीज़ें होंगी असल में, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली वर्क करेंगी। वाटर कंटेंट डिक्रीज़ हुआ तो पहले आपको प्यास लगेगी, तो आप ज़्यादा पानी पियोगे तो उसके साथ नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ साथ के साथ क्या प्ले हो रहा है कि अगर वाटर कंटेंट डिक्रीज़ हो रहा है तो जो हाइपोथैलेमस में ओस्मोरिसेप्टर्स हैं जो बॉडी में फ्लूइड्स का कंटेंट वेरीफाई करते हैं, तो स्टिमुलेशन ऑफ ओस्मोरिसेप्टर्स हुआ हाइपोथैलेमस में, तो उसने क्या किया, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है सिक्रीशन करी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है ये, उसकी सिक्रीशन इंक्रीज़ कर दी। एंटी डायूरेटिक मतलब अपना यूरिन आउटपुट कम करना, एंटी है ना, तो एंटी डायूरेटिक मतलब होता कि यूरिन फ्लो आउट होना,
तो एंटी उसके सिक्रीशन इंक्रीज़ कर दी, तो जो वो इंक्रीज़ हुई तो किडनी में वाटर की रिटेंशन इंक्रीज़ हो गई। वाटर रिटेंशन मतलब कि पानी बॉडी में ही ठहर रहा है, वो इंक्रीज़ हुआ तो नॉर्मल वाटर कंटेंट हो गया। अब अपोजिट नॉर्मल वाटर कंटेंट है, आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया एक दिन में, 4 5 6 लीटर 7 लीटर पानी पी लिया, या स्विमिंग ज़्यादा कर ली, तो वाटर कंटेंट बॉडी में इंक्रीज़ हुआ। इंक्रीज़ होने के साथ क्या हुआ, एक तो आपको प्यास नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी तो आप पानी नहीं पियोगे। दूसरा, हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर की कोई स्टिमुलेशन नहीं हो रही, एडीएच सेक्रीशन जो है एंटी डायरेटिक डिक्रीज़ हुई, तो डिक्रीज़ हुई तो आपको सुसु आएगा, वाटर रिटेंशन नहीं होगी बॉडी में, सुसु आएगा, सुसु आने से वाटर कंटेंट नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गए हमारे नेगेटिव फीडबैक के दोनों। अब आके पॉजिटिव फीडबैक है। पहला पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में क्या है कि वेसल्स को इंजरी हुई तो ब्लीडिंग हुई तो क्या हुआ, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर वहाँ पे फॉर्म हुए। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन फॉर्म हुए तो प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो गया थ्रोम्बिन में। ठीक है, अब थ्रोम्बिन कन्वर्ट हुआ, अगर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ तो फिब्रिनोजिन जो है फिब्रिन में कन्वर्ट होना शुरू हो गए और ब्लीडिंग स्पॉट होगी, क्योंकि फिब्रिन उसके ऊपर मैश बना देना है ना। तो पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हुआ, फिर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, फिर फिब्रिनोजन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हुआ और ब्लीडिंग की स्टॉपेज होगी। अब इसमें यह है नॉर्मल मैकेनिज्म। तो इसमें पॉजिटिव फीडबैक क्या प्ले कर रहा है कि जो प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन हुआ ना, ठीक है, कन्वर्ट, तो उसने एक मैसेज एक और भेजा कि और प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर की फॉर्मेशन हो। तो ये जो है ये पार्ट, ये पॉजिटिव फीडबैक का पार्ट, बाकी नॉर्मल प्रोसेस है। ये जो करा है इसने पॉजिटिव फीडबैक दी कि प्रोथ्रोम्बिन जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन और ज़्यादा होएगी। एक तो यहाँ से मैसेज आ रहा है इसको फॉर्म करने के लिए, कि यहाँ से भी जा रहा है, तो ये प्रोसेस डबल हो जाएगा। ठीक है, जब ये ब्लीडिंग की स्टॉपेज होगी, यहाँ से मैसेज आएगा नेगेटिव फीडबैक का, ठीक है, कि अब थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन होगी तो वो रुकेगी, तो फिर ये पॉजिटिव वाला भी रुक जाएगा। लेकिन पॉजिटिव वाला इसको नहीं रोक सकता, वो इसको बढ़ाएगा ही। ठीक है, वो दूसरा मैकेनिज्म आएगा, वो नहीं पढ़ेंगे अभी। दूसरा आ गया पार्चुरेशन में पॉजिटिव फीडबैक कैसे काम करती है। लेबर पेन शुरू हुई, ऑनसेट ऑफ लेबर के बाद यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो फीटस है वो सर्विक्स में मूव होना शुरू हो गया। सर्विक्स में मूव हुआ तो सर्विक्स जो है वो डायलेट करेगी, वो डायलेट करी तो फीटस जो है वो सर्विक्स के थ्रू मूव हो गया। मूव हुआ तो जो सर्विक्स है अब वो मूव हो रहा है यहाँ से इस तरफ से, यहाँ से मूव हो रहा है इस तरफ को, तो जो इसमें जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट हुए। अगर वो स्टिमुलेट हुए तो इम्पल्सिस गई वहाँ से। ठीक है, कहाँ गई, सीधा ऊपर गई हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में गई तो हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ किया। जो उसने ऑक्सीटोसिन रिलीज़ किया तो वो फिर ऑक्सीटोसिन क्या होएगा, यूट्रस को और कंट्रैक्ट करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज सर्विक्स, ठीक है, लेबर पेन आई, ठीक है, यहाँ ये सर्विक्स है, यूट्रस में कैसे कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, चलो ये सर्विक्स है, ये यूट्रस है, तो यहाँ से यहाँ नहीं यार, ये ऐसे होएगा नहीं। सो दिस पार्ट इज सर्विक्स, दिस पार्ट इज यूट्रस। ठीक है, ये सर्विक्स है। ऑनसेट ऑफ लेबर, यूट्रस कंट्रैक्ट करा तो जो बेबी था वो पुश हुआ नीचे को, इधर से कंट्रैक्ट करा, पुश हुआ तो वो सर्विक्स में गया। ठीक है, सर्विस में गया तो मूवमेंट ऑफ फीटस इनटू सर्विक्स में फीटस की मूवमेंट हुई तो ये सर्विक्स का मुंह खुल गया। जब खुला तो मूवमेंट फीटस की और अंदर को हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्विक्स के साथ रिसेप्टर्स थे ये गए हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस ने क्या करा, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करा तो यूट्रस जो है, ये जो यूट्रस है और जोर से कंट्रैक्ट होगा और सर्विस से जो फीटस है वो डिलीवर हो जाएगा आउट ऑफ द सर्विस। तो ये जो फीडबैक का ये पॉजिटिव फीडबैक है। अब ये इसको पॉजिटिवली ही फीडबैक दे सकता है, नेगेटिवली नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक में जब मैंने बताया कि वो पॉजिटिव ही कर सकता है, कि यहाँ 3 से 4 लेके आ सकता है, 4 से 3 नॉर्मल हो सकते हैं, 3 से 2 नहीं करेगा, तो वो ये पॉजिटिव फीडबैक का बिहेवियर है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक। उसके बाद आता है होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस, कि होम्योस्टैसिस हमने पढ़ लिया कि मेंटेनेंस हो रही है इंटरनल इन्वायरमेंट की। तो अगर बॉडी फेल हो रही है उस इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए तो वो हो जाएगा होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस। क्या क्या कारण रह सकते हैं भाई जो बॉडी फेल हो रही है, ये सारे कारण नहीं है, ये सिर्फ 5 लिखे हुए हैं, मल्टीपल कारण हो सकते हैं, मल्टीपल कॉजेज आर देयर। स्ट्रेस के कारण, ठीक है, अल्टर्ड ईटिंग हैबिट्स के कारण, अल्कोहल कंजप्शन के कारण, स्लीपलेसनेस के कारण, हाइपोक्सिया के कारण। ठीक है, इम्बैलेंस हो सकता है, आपको भी पता क्या हो सकता है। ठीक है, कॉमन कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकता है उसके साथ, ये भी मैंने सारा, कुछ नहीं है, सिर्फ 5-6 पॉइंट लिखे हैं। इसके अलावा मल्टीपल कंसिक्वेंसेस आर देयर। एसिडोसिस हो सकती है, डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सो होम्योस्टैटिक अगर इम्बैलेंस हो गया विद
एनी ऑफ दिस कोज, एनी ऑफ दिस कॉन्सिक्वेंसेस, तो डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थोड़ा सा आपको ये नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक का, ठीक है, थोड़ा सा इसमें पंगा सा रहेगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लोगे, 2x पे करके देख लो, मैंने नो डाउट थोड़ा धीरे बोला है, आज थोड़ा गला ख़राब है, तो आप 2x पे करके देखो, 1-2 बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। साथ में आप सैम बिलिंघम की बुक उठाओ, एक बार पढ़ो आप खुद से, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये नोट्स इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक डाल दिया जाएगा। इवन मेरी हर वीडियो में ड्राइव का लिंक डला हुआ है। जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसके एज सच नोट्स आप वहाँ से उठा के प्रिंट आउट कर सकते हो आपकी कन्वीनियंसी के लिए। ठीक है, तो होपफुली अब इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सेक्शन 2 का। ठीक है, सेक्शन 1 का खत्म हो गया, सेक्शन 2 करेंगे ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। तो इसमें बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, प्लाज्मा, ये सारे चैप्टर्स कवर करेंगे धीरे धीरे। तो आई विल फोकस ओनली ऑन द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर्स। ठीक है, सारा लिखना बहुत मुश्किल है, समझाना बहुत मुश्किल है, तो की पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये सैम बिलिंघम बहुत बड़ी है। 174 चैप्टर्स हैं इसके, तो 174 वीडियोज़ आएंगी इसकी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आते आते साल ही ख़त्म हो जाएगा मेरे को लगता है, पर आई विल ट्राई कि अगर जो छोटे चैप्टर हैं एक दिन में 2-2 वीडियोस कवर हो जाएं। सो गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। ठीक है, तो अगर आप जो इस साल इस वीडियो से पढ़ रहे हैं, मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए शायद ना प्रोवाइड हो, बट नेक्स्ट ईयर वालों के लिए अच्छा रहेगा, वो पूरा सीरीज़ आ जाएगी सैम बिलिंघम की। तो हमारा चैनल है स्टडी स्टेशन, इसको सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो अपने अच्छे दोस्तों के साथ जिनसे आपकी बनती है। जिनसे नहीं बनती उनको चाहे मत करो, उनको भी कर देनी चाहिए, वैसे पढ़ाई बांटने से बढ़ती ही है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, बाय बाय, हैव ए गुड ईयर, ओके बाय।